चलिए भाई, क्या हाल चाल। आज हमारा टॉपिक है वही जो हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया है। ट्वेल्थ की कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हाफ पार्ट फिनिश हो गया है। आज बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन आपके फिजिकल केमिस्ट्री के होंगे। कुछ और भी हो सकते हैं लेकिन मेनली कोऑर्डिनेशन फिजिकल यही सब हो। ठीक, शुरू कर दे। शुरू किया जाए। उस दिन हमने 85 क्वेश्चन के आसपास किए थे। आज हम इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट सॉल्व करेंगे। चलो, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चलो, यहीं पे हमने खत्म किया था। इसमें कहा था कि इससे आगे यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट यहाँ से करें। चलो बताओ भाई, क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है सेकेंडरी वैलेंसी एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स इन कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O रिस्पेक्टिवली। ब्लू कलर का होता है, ब्लू विट्रियोल ही बोलते हैं ना। बताओ इसका आंसर क्या है। कह रहा है सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब लीगेंड जो जो एच कुछ लीगेंड जो पांच, कितने वाटर है हमारे पास, कितने 5H2 है। इसमें से कितने हैं जो लीगेंड का काम करते हैं, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी का। एंड नंबर ऑफ जो बच गया वो एज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह काम करता है। चलो भाई, कैसा दिखता है बताओ, कौन सा ऑप्शन है। इसमें चार H2O जो होते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी का काम करते हैं। एक है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक। तुम्हारा फाइनल आंसर तो ये है सेकेंड। चलो इसको देख लेते हैं एक बार। ये कॉपर है। तुम्हारे पास क्या है, H2O। किससे कनेक्टेड है, चार H2O जो है वो इसको एज अ लीगेंड की तरह इससे कनेक्टेड है, जो इसको डोनेशन कर रहे हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ ऐसा है। ये क्या कर रहा है, ये भी इसको डोनेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये भी ये इसको डोनेट कर रहा है। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ये क्या कर रहे हैं, ये सेकेंडरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं। ठीक। और जो एक H2O है, क्या है वो, क्या है। ये हमारे हो गए क्या भाई। हाँ, और जो पांचवा H2O वो कुछ ऐसा है। ये क्या है, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट, और जो हमारा सल्फेट है वो भी कनेक्टेड है इससे। ऐसे ऐसे चाहे तो दिखा सकते हैं, ठीक। ये दिखाने समझने के लिए इसका एक्चुअल कुछ ऐसा ये connect- मतलब जो चार H2O है ये एज अ सेकेंडरी मतलब लीगेंड का काम कर रहे हैं। ये वाला H2O क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड है। इससे हमारा फाइनल आंसर क्या है। हमारा फाइनल आंसर हो गया सेकेंड, ठीक है। चलो इसको याद रखें आप। चलो अगला क्या है। अगला है ये, क्या कह रहा है ये क्या होगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। क्या कह रहा है, कह रहा है इन द कोबाल्ट कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड्स इज X एंड टर्मिनल CO लिगेंड इज Y। कह रहा है बताओ इसमें कितने कोबाल्ट को, पहले में पता करना पड़ेगा इसका CO2 CO8 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कैसा होता है भाई, दो कोबाल्ट आपस में कनेक्टेड रहते हैं ऐसे, और इससे क्या कनेक्टेड है, इससे आपके जो छह लीगेंड ऐसे कनेक्टेड है, CO टोटल 8 लीगेंड है। तो इसको हम ऐसे कनेक्ट करते हैं,
ठीक। और दो जो सीओ होते हैं वो ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम करते हैं, ये इसको ब्रिज लिगेंड बोलते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? टू ब्रिज लिगेंड्स और 6 टर्मिनल पे कनेक्ट। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें ब्रिजिंग लिगेंड्स है या नहीं है, किस कंपाउंड में, ठीक है, तो इसको भी याद रखें। तो CO2 CO8 बताओ, नंबर ऑफ सीओ सीओ बॉन्ड कितना है यहाँ पे, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 1 है, एक सीओ सीओ बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक। और टर्मिनल कितने लिगेंड है टर्मिनल पे ये 3 है और ये 3 है, मतलब टोटल कितने टर्मिनल हो गए? 6। तो y की वैल्यू 6 है। तो 6 हमसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछा, x प्लस वाई कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे बढ़े। अरे भाई क्या है, अगला है ये, चलो इसका बताओ। For the reaction given below, if two equivalents of AgCl precipitate out, then the value of X कह रहा है जब, तो इसका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा जब इसको, ये कॉम्प्लेक्स है, ये AgNO3 से रिएक्ट कर रहा है और कह रहा है कितने इक्विवेलेंट AgCl बन रहे हैं? टू इक्विवेलेंट AgCl का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। कितने AgCl का? 2 AgCl का। आप बताओ, 2 AgCl का मतलब है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स देखो पहले, पहले आप ये कॉम्प्लेक्स देखिए, कोबाल्ट प्लस 3 में है, ठीक, क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल है, और 3Cl है, मतलब 3 माइनस कोबाल्ट प्लस 3 में, कोबाल्ट प्लस 3 का मतलब है कि अगर कोई मेटल प्लस 3 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और हमें बाहर क्या चाहिए? 2Cl चाहिए, Cl2 बाहर चाहिए, क्यों? ताकि जब हम AgNO3 एक्वस से रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे हमें 2 AgCl मिल जाए, ठीक है, प्रिसिपिटेट। इसका मतलब 2Cl बाहर चाहिए, और हमें इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 चाहिए। तो जब 2Cl बाहर चले गए तो अंदर एक ही Cl बचा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अमोनिया कितने चाहिए भाई? NH3 5 चाहिए, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। इसका मतलब ये X की वैल्यू हमें कितनी चाहिए? X की वैल्यू 5 चाहिए, तब जाके ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अगर बोलता है 1 मोल AgCl बनाना तो 1 Cl बाहर रखते, 2Cl अंदर रखते, तो X की वैल्यू 4 होती, ठीक है। चलो, ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है ये, क्या है, सही नहीं है, चलो इसका बताओ, दिख रहा है ना? हम्म, चलो बताओ भाई क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कह रहा है CrCO6, पहला है CrCO6, सर ये पैरामैग्नेटिक है, ऑक्टाहेड्रल है, sp3d2 है, नहीं, CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है। को पता है sp3d2 नहीं आएगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्यों? क्योंकि CO एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा क्या आएगा? आर्गन 4s2, क्रोमियम है तो 3d4, तो ये 2s वाला इसमें शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? d6। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो सबको पता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग। 6 हैं तो क्या हो जाएगी? पेयरिंग। हमारा 2d खाली हो जाएगा, इसका मतलब है कि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो D2sp3 होगा, ना कि sp3d2। तो ये तो करेक्ट नहीं है, ये तो इनकरेक्ट। और ये डायामैग्नेटिक है, और यहाँ क्या लिखा है कि ये पैरामैग्नेटिक है, मतलब ये रॉन्ग है। FeCO5, FeCO5 क्या होता है भाई? FeCO5, CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आर्गन के साथ? 4s2 आयरन का 3d6, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक ही में चले जाएंगे, D8 हो जाएगा, डी, क्योंकि कोई लॉस हुआ नहीं, D8 हो जाएगा। तो D8 है और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CO, D8 की पेयरिंग हो जानी है, सब में कितने कितने आ जाएंगे? 2 2। तो हमारा एक D खाली हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आता है DsP3, क्या आता है भाई? ना कि sp3d। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? sp3d, ये रॉन्ग लिखा है, लेकिन ज्योमेट्री सही लिखी है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यहाँ पैरा लिखा है, नहीं वो डाया होगा,
क्योंकि अनपेयर्ड जीरो, क्योंकि अनपेयर्ड जीरो है। चलो K4FeCl6, आयरन प्लस दो में होगा क्योंकि 4 प्लस से 4 माइनस, 6 माइनस से 6 प्लस, हमारा आयरन आ गया +2 में। आयरन +2 क्या होता है भाई? आर्गन। 4s2 3d6, एस के दो हट गए, बचे कितने? डी के 6। पेयरिंग नहीं होगी, क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड। क्या है? क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो सब में क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर एक पेयरिंग हो जाएगी, कुछ ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे तो डी खाली नहीं है, तो हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा? N-1D नहीं, ND यूज करना पड़ेगा। तो हमारा जो हाइब्रिडेशन आ जाएगा वो sp3d2 आ जाएगा। मतलब ये ऑक्टाहेड्रल होगा, पैरामैग्नेटिक है, सही है, ऑक्टाहेड्रल है और sp3d2 है। तो ये सी वाला हमारा करेक्ट है। NiCO4 क्या होता है भाई? निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो निकल 4s2 आता है, 3d8 होता है, यही ना? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एस वाले डी में चले जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा? सीधा सीधा, ये सीधा सीधा D10 बन जाएगा। मतलब डी पूरा फील्ड हो गया। डी फील्ड का मतलब आगे वाले चार यूज होंगे, एक एस और तीन पी, मतलब ये यूज होगा, sp3 होता है। तो ये डायामैग्नेटिक है, सही है। लेकिन ये मसला क्या है कि स्क्वायर प्लेनार लिखा है, ये रॉन्ग लिखा, और DsP2 लिखा है। डायामैग्नेटिक तो है क्योंकि अनपेयर्ड जीरो, लेकिन स्क्वायर प्लेनार नहीं, टेट्राहेड्रल होगा क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। इसका मतलब है कि हमारा फाइनल आंसर क्या है? हमारा फाइनल आंसर है थर्ड सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। चलो इसका बता दो भाई क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज इनर ऑर्बिटल एज वेल एज डायामैग्नेटिक? कह रहा वो इनर ऑर्बिटल है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना। चलो NiCl4, ये तो sp3 होता है क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, कोई मसला, 4 में sp3 होता है ना। चलो क्रोमियम है अमोनिया 6 के साथ, क्रोमियम +3 में आएगा, किसमें आएगा? क्योंकि अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड। क्रोमियम +3 का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, क्रोमियम का क्या लिखता हूँ मैं? 4s1 3d5 लिख लो ऐसा। आर्गन भी साथ में रहते हैं। तीन निकाल दो, एक इससे, दो इससे निकाल दो, क्या बचेगा? D3। तुमने पढ़ा है D1 D2 D3 ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यही पढ़े हो? D1 D2 D3 और ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये डाया नहीं है, यहाँ पे डाया मैग्नेटिक बोला, ये तो ऑलरेडी खाली, यहाँ कोई पेयरिंग नहीं होगी, ये पैरामैग्नेटिक। इनर ऑर्बिटल तो है, D1 D2 D3 इनर ऑर्बिटल तो होते हैं, लेकिन वो पैरा होते हैं ऑलवेज। तो मतलब ये भी नहीं है क्योंकि हमें डाया चाहिए। इसके पास तो हटा दो इसको, ये तो डाया है नहीं, ये पैरा है। Mn+2 डी में एक बचेगा। चलो वैसे भी इनर और, तो इस पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, बोल तो कॉम्प्लेक्स तो ये है ना। इस पे आते हैं, कोबाल्ट वाटर के साथ, कोबाल्ट +3 में, कोबाल्ट +3 में वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। बताओ कोबाल्ट +3 कैसे लिखोगे? 4s2, आर्गन भी है साथ में, और 3d7, तीन निकाल दो, तीन निकालोगे D6, और D मैंने देखा वाटर के साथ या ऑक्जेलेट के साथ भी कोबाल्ट +3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। चलो 6 जो है वो पेयर्ड हो जाएंगे फटाफट, और हमारा 2D खाली हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा D2, आगे का S और P3। D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, और एक भी अनपेयर्ड नहीं है, मतलब डायमैग्नेटिक। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, एक भी अनपेयर्ड नहीं है। और हाइब्रिडेशन क्या है भाई? D2sp3 मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और ये पैरा नहीं है, ये डाया है। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है ये आपके साथ। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई, दिख रहा है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैव T2G? T2G का T2G में 4 आएगा, और EG में 6 आएगा, मतलब उसके पास टोटल D में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब उसमें कोई पेयरिंग नहीं हुई है, मतलब वीक फील्ड लिगेंड। क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे -3 है, ठीक है।
चलो यहाँ पे क्या आएगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट किसमें है, +3 में। और फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 4s2 3d7। ठीक, 3 जाएगा तो क्या बचेगा, D6। और ये वीक फील्ड लिगेंड है। WFL का केस है, पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो पहले सब में एक एक जाएगा। पहले सब में क्या होता है, पहले सब में एक एक जाएगा, एक एक पेयरिंग बाद में होगी। अब देखो, एक T2G में 4 है, EG में 2 है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो बताए कोबाल्ट +3 में वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करता है। सबको पता है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, पहले T2G में 6 भर जाते हैं। T2G फील्ड नहीं होता, EG में नहीं जाता। ऑक्जेलेट के साथ कोबाल्ट +3 में ही है, तो कोबाल्ट +3 में है तो ऑक्जेलेट के साथ भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। तो यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक, T2G में 6 आएगा और EG में 0। सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 है, यही सेम। T2G में 6 आएगा और EG में 0 आएगा। मतलब कोबाल्ट वाटर के साथ भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है, ऑक्जेलेट। और ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसका आंसर बता दो। तेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई ब्लॉक का क्वेश्चन है ना, इज नॉट करेक्ट। कह रहे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर करेक्ट है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर करेक्ट है, क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे मास बढ़ता है, मतलब वॉन्डरवॉल्स फोर्स बढ़ती है। वॉन्डरवॉल्स फोर्स बढ़ने से क्या होता है, इंटरेक्शन बढ़ता है। इंटरेक्शन बढ़ने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, सॉलिबिलिटी इन वाटर। अच्छा, हमसे नॉट करेक्ट पूछा, हमसे नॉट करेक्ट। ये तो करेक्ट है ना, पहला तो करेक्ट है। सॉलिबिलिटी इन वाटर सही बात है। जब इसको डालते हैं वाटर में तो वाटर के साथ इसका होता है डाइपोल। कौन सा इंटरेक्शन होता है, इंड्यूस डाइपोल आता है। वाटर वो H2O तो डाइपोल है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से वो सॉल्युबल हो जाते हैं। समझ गए, तो इसका मतलब है ये भी हमारा करेक्ट है। सॉल्युबिलिटी भी नीचे जाने पे बढ़ती है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है। अब आते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ ये गड़बड़ है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है भाई, घटती है। इसीलिए क्योंकि इंटरेक्शन वीक होता है, वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाता है। मतलब इनकरेक्ट हमारा ये, इनकरेक्ट हमारा ये। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन सही बात है। डाउन द ग्रुप जाने ये, डाउन द ग्रुप जाने पे मास बढ़ता है। मास बढ़ने से क्या होता है, उनमें इंटरेक्शन बढ़ेगा। इंटरेक्शन बढ़ेगा तो लिक्विफिकेशन आसानी से हो जाएगा। मतलब ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट सॉलिबिलिटी इज ऑफ लिक्विफिकेशन डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका बता दो भाई, इसका आंसर बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बताओ। Among the halide ion, iodide is the most powerful reducing agent। कह रहा है ये जो है मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि इसकी साइज भी बढ़ गई है, इसका काई भी लेस है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। मतलब वो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, तो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन खुद लॉस करता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब ये पहला तो करेक्ट। फ्लोरीन इज द ओनली हैलोजन व्हिच डज नॉट शो अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सही बात है, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में तो नहीं पाएगा, तो -1 में ही पाया जाता है। HOCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HOBr। सही बात, ये ऑक्सी एसिड है। ऑक्सी एसिड में क्या होता है, ऑक्सी एसिड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना अच्छा एसिडिक कैरेक्टर होगा ना। जितना ज्यादा, जितना ज्यादा साई बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी, काई बढ़ने से क्या होता है, एसिडिक नेचर हो सकता है। मतलब ये भी सही। हमसे रॉन्ग पूछा था, एक ही बचा। कह रहा है HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड। नहीं 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 नहीं, HCl, HBr, HI और HF एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है। क्यों,
क्योंकि साइज बढ़ती है, बॉन्ड वीक होते जाते हैं। बॉन्ड वीक होते हैं मतलब उनकी ओवरलैपिंग खराब होती है। ओवरलैपिंग खराब होगी, तो ओवरलैपिंग खराब होगी तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे। जब आसानी से टूट जाएंगे तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, तो नीचे जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो HBr HCl से अच्छा होगा, ना कि HCl। इसका मतलब ये चौथा हमारा रॉन्ग है। आगे बढ़े। चलो इसका बता दो भाई, ये तो आसान है। बोरान फैमिली है, कह रहा है इसका बताओ करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बताओ भाई, क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़े हो? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है? डाउन द ग्रुप जाने पे +1 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है +3। तो डाउन द ग्रुप जाने पे देखो यहाँ पे सब +1 में, सब +1 में, क्योंकि हैलोजन से लगी। तो सबसे ज्यादा बोरान किसी, ये वाला ऑप्शन, डाउन द ग्रुप जाने पे +1 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है देन प्लस ना। और अगर +3 की पूछता तो डाउन द ग्रुप जाने पे घटी। ठीक है। इनर्ट पेयर आपने पढ़ा ना इसका रीजन। इसी को हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? इसी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यही है ना। चलो, सेम वैसे ही जो लेड होता है वो +2 में ज्यादा स्टेबल होता है ना। चलो, क्वाइनेज मेटल शो द प्रॉपर्टी ऑफ टिपिकल एलिमेंट्स। नहीं। नॉर्मल। नहीं, क्वाइनेज एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं भाई? क्वाइनेज एलिमेंट्स हैं कौन? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये कौन से एलिमेंट? डी ब्लॉक के, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ना। ये डी ब्लॉक में पाए जाते हैं, और इनका डी इनकम्प्लीट होता है, इसीलिए क्या है, ग्राउंड स्टेट में भी डी, या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। दोनों में अगर डी कंप्लीट है तब वो ट्रांजिशन। ट्रांजिशन सिर्फ 12th ग्रुप के एलिमेंट नहीं है, बाकी सब कुछ। तो ये तो आसान था, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट? VF5 तो एग्जिस्ट करता है ना। वेनेडियम, ये भी एग्जिस्ट करता है, या एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है। चलो VI5, हाँ ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब यही है, क्यों? क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ी स्पेस का, तो पांच पांच आयोडीन को क्या करेगा वो, पांच पांच आयोडीन वो एक साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो हाईली अनस्टेबल है। इसलिए कौन सा है ऑप्शन हमारा? थर्ड। चलो अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन एंड वन एमओ बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल? MnO4 माइनस। MnO4 माइनस कुछ ऐसा होता है, ये डबल बॉन्ड जो है ना, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है। सिमिलर, अगर इसका RS बना होगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो सिमिलर बनेगा। तो सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होती है जब सिमिलर RS होता है। MnO4 2 माइनस एक ही बात है। MnO4 2 माइनस में क्या करो, किसी दो को माइनस, तो ये क्या होगा, माइनस शिफ्ट होता रहेगा। एक बार इस पे माइनस है तो एक बार इन पे आ जाएगा, एक बार इन पे आ जाएगा, वो RS की तरह वो शिफ्ट होते रहेंगे। उसी तरह क्रोमेट में आ जाएगा, ऐसा बना सकते हो। ये भी सिमिलर रेजोनेटिंग, ये तो आइडेंटिकल है। इसका मतलब बचा कौन? Cr2O7 2 माइनस। ये कैसा होता है भाई? एक बीच में ऑक्सीजन हो ना, वैसा होता है। सही है ना, कुछ ऐसा होता है। यहाँ एक पे माइनस लगा सकते हो, कोई मसला नहीं। यहाँ एक पे माइनस लगा तो कुछ ऐसा। ये वाला जो CRO, ये 6 CRO एक जैसे हैं, लेकिन ये बीच वाला जो है ये गड़बड़ है। ये आइडेंटिकल नहीं, इनकी बॉन्ड लेंथ कम ज्यादा होती है। जो टर्मिनल वाले हैं 6, ये सेम, लेकिन जो बीच वाला है ये गड़बड़। तो ये कम ज्यादा है, मतलब लेंथ कम ज्यादा है, एक जैसी नहीं। चलो इसका बताओ, KMnO4, K2MnO4 कैन बी कन्वर्टेड इनटू KMnO4 बाई, कह रहा है K2MnO4 को हम KMnO4 बना लें, मतलब मैग्नेट को पर मैग्नेट में कन्वर्ट करना है। कह रहा है CO2 गैस पास करवा के, ये भी करेक्ट है। Cl2 पास करवा के, ये भी सही है। या इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर दे, तीनों तरीके से आप कर सकते हो। मतलब ये इसका आंसर क्या है? आप मैग्नेट को चाहे CO2 गैस पास करवा दें, चाहे Cl2 पास करवा दें, या आप इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा देंगे तो भी वो कन्वर्ट है। NCERT में पढ़े होगे।
चलो अब आ गया। अब फिजिकल स्टार्ट हो गया। चलो बताओ इसका आंसर। तो यह है कह रहा फाइंड कैलकुलेट ई सेल। यहाँ से देखो, पहले अगर मैं प्रोडक्ट था, मेरा फार्मूला क्या होता है ई सेल का? नेक्स्ट इक्वेशन ई नॉट सेल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ई नॉट सेल कितना है? 3.1 माइनस 0.06 ले लेता हूँ। अप्रोक्स में 0.059 होता है, तो मैं 0.06 ले लेता हूँ। ठीक। अपॉन एन, एन कितना होगा? एम जी से एम जी टू प्लस होना, मतलब एन की वैल्यू 2 है। लॉग, लॉग क्यू होता है ना, ये कोशेंट होता है। लॉग क्यू कितना होता है? क्यू क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है? क्यू की वैल्यू क्या होगी भाई? प्रोडक्ट में कौन है? 0.13, जीरो हटाई दो। रिएक्टेंट में कौन है? 0.0001, और कोफिशिएंट 2 है, तो इसका स्क्वायर करना। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन कोशेंट। तो अपॉन 0.13 अपॉन ये कितना है? 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर। यही होगा, देख लो। सही है ना? चलो आगे बढ़ जाओ। 3.17 माइनस 0.06, तो इसको मैं 0.03 लिख दूं। इसको मैं ऊपर ले जाऊं, ये 13 हो जाएगा इंटू, फोर टू साइड ऊपर गया, 2 कम हो गया, तो कितना हो गया? 10 to the power 6। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े। आप इसी को क्या करेंगे? सॉल्व कर लें। तो सॉल्व कर ही लेंगे आप। हाँ, आप इसको सॉल्व कर लें, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। चलो बता देना कितना है सॉल्व होकर। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। हाँ। अरे इसको सेपरेट कर लेना भाई। नहीं कर लोगे? इसकी वैल्यू क्या होगी? लॉग 12 कितना होता है? लॉग 13 नहीं पता, तो लॉग 12 तो बताए। लॉग 12 क्या होता है? लॉग 4 प्लस लॉग 3। लॉग 4 होता है 0.6, लॉग 3 होता है 0.47, मतलब 1.07। लॉग 13 कितना होगा? लॉग 13, लॉग 12 पता है 1.07, तो लॉग 13 मतलब लॉग दिस प्लस लॉग दिस ना। लॉग बेस 10 है, तो लॉग 13 की वैल्यू है 1.07, नहीं तो 1.12 ले लेते हैं, या 1.10 ले लेते हैं, जो भी 1.12 ही ले लो चलो। और log बेस 10, 10 की पावर 6 हो जाएगा 6। अप्रोक्स मैंने निकाल लिया, अब आप आंसर मैच करा लें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको बताओ, कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है कहाँ से? कॉपर टू जिंक। लेकिन हमने क्या पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? हमने क्या देखा था? एक जिंक रॉड है और एक कॉपर रॉड है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जिंक टू, तो करंट कॉपर टू जिंक कब जाती है? जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, जब ई नॉट की वैल्यू क्या पढ़े थे? इसका ई नॉट सेल कितना है? तो जब आप सॉल्व करते हैं तो 1.1 आता है इस पूरे सेल का ना। अगर एक्सटर्नल इतना लगा दोगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगी, मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज अगर इतना लगाओगे तो, और इंटरनल इतना है, तो करंट तो फ्लो करेगी नहीं, इसमें तो करंट ही नहीं फ्लो करेगी। और अगर हम एक्सटर्नल ज्यादा लगा, एक्सटर्नल ज्यादा होगा तो उल्टा बिहेव करने लगेगा। ये कैसा हो जाएगा? तो फिर करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन कॉपर टू जिंक जाने लगेगा, और करंट जिंक टू कॉपर जाने लगेगी। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। हमारा ये वाला जो ये वाला आंसर है जो आपकी बुक में बना हुआ है, वो ये वाला है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है जिंक टू कॉपर जा रहा है, और करंट जो है इधर जा रही है। ठीक है, ये बुक वाला। और ये वाला कब होगा? जब तुमने एक्सटर्नल ज्यादा लगा दिया, 1.1 से ज्यादा लगा दिया है, तो डायरेक्शन करंट और इलेक्ट्रॉन की जस्ट रिवर्स हो जाती है। चलो इसको बता दें। ये भी सेम वही क्वेश्चन है भाई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है।
इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ई सेल जीरो लेना है ना, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। मैं ई सेल जीरो ले लूंगा, इधर क्या लिखूंगा, ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन। एन कितना है देखो, कॉपर से कॉपर 2 प्लस गया, तो एन की वैल्यू 2 ले लेता हूँ। और लॉग बेस 10 के, क्यों, क्योंकि रिएक्शन कोशेंट की जगह अब के लेना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन कहाँ आ चुकी, इक्विलिब्रियम पे आ चुकी। ई नॉट सेल की वैल्यू ये है, सुनिए, ई नॉट सेल जब यहाँ ला के रखोगे, इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -0.46, इधर क्या बचा, -0.06/2 लॉग बेस 10 के। बताओ, ये माइनस से ये माइनस हटा दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 डेसिमल दोनों के हटा दो, क्योंकि यहाँ पे 2 पे डेसिमल, यहाँ पे 2 पे डेसिमल, डेसिमल हटा दो। 2 6 12, 92 कितना आया, ये लॉग बेस 10 के। 6 1 6 कितना आया, 6 5 30, 15.3 इंटू लॉग बेस 10 के। बताओ के की किस वैल्यू पे ये ऑप्शन मैच करे, के की किस वैल्यू पे ये वैल्यू। कैसे मैंने सोचा तुमको पता है, अगर मैं इसका लॉग निकालूंगा, किसका, ना, कितना आएगा, क्या उस पे आ रहा है क्या, लॉग 15। उस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, बताओ किस पे आ रहा है, सॉल्व करके बताओ। किस, बताओ भाई किस पे आएगा। अच्छा, इसको लोगे तो लॉग 16, मतलब 16 प्लस समथिंग आएगा, हमारा ऑप्शन है 15 पॉइंट। तो इसको लेंगे तो लॉग एन प्लस लॉग एन से तोड़ेंगे, हाँ, तो लॉग 15 इससे आएगा, क्योंकि लॉग एम, फिर लॉग लगाओगे तो लॉग एम प्लस लॉग एन, तो अप्रोक्स यही मैच कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते, बताओ, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलार कंडक्टेंस। को पता है, डाइल्यूशन करने पे मोलार कंडक्टेंस क्या हो जाती है, मोलार कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, ओवरऑल कंडक्टिविटी घट जाती है। क्यों, अगर मान लो, समझने के लिए कि पहले वैल्यू मान लो पहले 2 लीटर था और इसमें 10 आयन थे, तुमने क्या किया, इसमें 1 लीटर बढ़ा दिया, तुमने वैल्यूम कर दिया 3 लीटर, और आयंस बढ़े कितने आयंस हो गए, 12 आयंस। पहले पर लीटर 5 आयन थे, अब पर लीटर में 4 आयंस हो गए, मतलब वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ आयंस कम इंक्रीज कर, मतलब डाइल्यूशन पे मोलार कंडक्टिविटी तो बढ़ती है, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाते हैं, इसीलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटेगी, मोलार कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन बढ़ती है। पढ़ा होगा आपने, चलो इसका बताओ, इसका आंसर क्या हो, इसका आंसर बताओ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वैसे कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% के आसपास होता है, अप्रोक्स 100 ही मानते हैं, और वो किसी भी एट एनी कंसेंट्रेशन वो टूट जाते हैं, इसीलिए उसका ग्राफ क्या होता है, लीनियरली जाता है। तो जो हमारा ए वाला जो ग्राफ है ना, ए, वो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हैं। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो किसी भी एनी कंसेंट्रेशन, एट एनी कंसेंट्रेशन वो डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए वो लीनियर है, तो कंसेंट्रेशन पे उतना बढ़ाने पे कोई उतना इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्टीपली, ये वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट का होता है, कौन, वो थोड़ा स्टीपली वेरी, तो ये हमारा किसका है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है, ए जो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये ए एस सी एन वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सी, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, नहीं,
ACl स्ट्रॉन्ग और ये वीक, हाँ थर्ड ऑप्शन। ये ए है हमारा और ये बी। यहाँ पे आते हैं नहीं, ये दोनों वीक, दोनों वीक, दोनों वीक तो नहीं होंगे। ठीक है, चलो इसका आंसर बता दो। ये तो आसान है, ऐसे ही देख के बता दो। चलो भाई, इसको तो आप देख के बता सकते हैं, बताओ फट से क्या है। हम्म, देख के बता दो भाई, ये इजी है बहुत। किसका चाहिए? एच ए सी कैसे बनेगा इनसे बताओ। एच ए सी बनेगा, एच किस में है इसमें, और ए सी किस में है इसमें। तो मैं क्या करूंगा, HCl और Na को ऐड करूंगा और माइनस कर दूंगा किसको, मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ सबका। मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट, तो हमें ये बनाना है इन तीनों से, तो ऐसे ही तो बनेगा। तो हमें HCl और NaAC को ऐड करना, मतलब सेकेंड और थर्ड को ऐड करना है। कितना है, 425.9 प्लस 91 माइनस कितना आएगा भाई, एग्जाम में जल्दी करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, 126.4। ये अप्रोक्स कितना आ रहा है, 400। हम्म, 500, 516, 400, 300, 390 आसपास कितना आ रहा है भाई, 390 कहाँ है ये, आप सॉल्व कर लें। देख रहे हो, वही तो आ रहा है, समझ गए। क्योंकि यहाँ अरे कॉमन सेंस देखो, यहाँ पे डेसिमल में 0.9 है और यहाँ डेसिमल में 0.4 है, तो 9 डेसिमल वाला तो माइनस ही होगा ना, 9 - 4 5 ही आएगा ना। देखो यहाँ 5 है ना, एक ही में और कहीं है, कहीं नहीं। ऐसे भी सॉल्व कर, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो भाई, कॉमन सेंस मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। गैल्वेनिक सेल डायटा, इसका आंसर बताओ। कह रहे गैल्वेनिक सेल को डिजाइन किया गया टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबस्शन, एनर्जी ऑफ कंबस्शन को किसमें कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बताओ कौन सा सेल बोलते हैं इसको। कह रहे प्राइमरी सेल है, नहीं सेकेंडरी, मर्क्यूरी, फ्यूल सेल बोलते हैं ना, फ्यूल सेल, जिसमें एनर्जी ऑफ कंबस्शन को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ गए, आगे बढ़े। और उसके इफिशियंसी का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। फ्यूल सेल की इफिशियंसी का फार्मूला पता है क्या होता है? हम्म, फ्यूल सेल की इफिशियंसी का फार्मूला उसको पूछा जा सकता है, ठीक है। कैलकुलेट द ईएमएफ विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन, देखो पहले तो यही है। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का हुआ ऑक्सीडेशन, ये एनोड वाला सेल है, ये एनोड हाफ सेल है और ये कैथोड है। कैथोड में क्या हुआ, कॉपर का रिडक्शन। तो पहला काम हमारा ई नॉट सेल निकाल, ई नॉट सेल, एनोड, एनोड का मतलब जो एनोड पे है उसका ऑक्सीडेशन है। ई नॉट सेल कैसे हम निकालते हैं, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका होना है, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन में ही दिया हुआ है कितना, 2.37 प्लस। रिडक्शन किसका होना है, कॉपर का, तो कॉपर भी ऑक्सीडेशन में दिया, तो इसका रिडक्शन बनाओगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 0.34 आ जाएगा, ऐड करो 11 ना यार, 2.7। ये आपका ई नॉट सेल आ गया, ठीक। तो हमसे पूछा है कैलकुलेट द ईएमएफ, ई सेल पूछा है हमसे। ई सेल क्या होता है, ई नॉट सेल 2.71 माइनस 0.06 बाई एन, एन कितना है भाई, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस जा रहा है तो 2 ले लेंगे। लॉग बेस 10 क्या होता है, क्यू, क्यू में क्या होगा, प्रोडक्ट साइड अपॉन रिएक्टेंट। देखो जो राइट में है वो प्रोडक्ट में होगा, जो लेफ्ट में है वो रिएक्टेंट में होगा। तो राइट में कौन है, Mg2 प्लस, ये तो सॉलिड है, ये केपी, ये तो क्यू में काउंट नहीं होगा, और ये भी सॉलिड है, ये तो काउंट नहीं होगा। तो प्रोडक्ट में कौन है ये, और रिएक्टेंट में कौन रहेगा ये। तो प्रोडक्ट में क्या है, 0.001 अपॉन, रिएक्टेंट में क्या है, 0.301। ये ऐसा कुछ है। तो इसको आप सॉल्व कर ले, ये आया 2.71, इसको डिवाइड कर दो कितना आएगा, 0.03। ये कितना है, ये 10 हो जाएगा देखो,
कितना होगा ऊपर? यहाँ 4 डेसिमल वहाँ 3 है, तो ऊपर बन जाएगा log बेस 10 10। ये तो 1 होता है, उससे सीधा माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 2.71 में से 0.03 माइनस करोगे तो 2.6 है। ये तो log 10 10, ये तो 1 हो जाएगा। ये तो 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अगला क्वेश्चन ये बताओ भाई, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन कूलॉम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2। चलो, क्या होगा भाई? कैथोड पे क्या बनता है? H2, तो ये कैथोड वाली रिएक्शन से हम निकाल लेंगे n फैक्टर। 2H प्लस से क्या बनेगा? H2। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, गेन किए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और हमसे 1 मोल की बात कर रहा है। हमें पता है क्यू का फार्मूला क्या होता है, एन इंटू, अच्छा रुको, पूरा अच्छे से देख लो। क्यू क्या होता है? क्यू का फार्मूला क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर इंटू फैराडे, यही फार्मूला है, यही हमेशा यूज करो। अब क्वेश्चन में देखो मोल दिया, कितने मोल है भाई? 1 मोल, तो यहाँ 1 रख देना। एन फैक्टर H2O से O2 जानने का यही रहेगा हमेशा, तो बस मोल चेंज होता रहेगा। कभी कभी 2 मोल बोल देगा, 3 मोल बोल देगा, तो बस यहाँ मोल की वैल्यू चेंज करना है। एन फैक्टर ये कैथोड वाली रिएक्शन से आप निकाल, इंटू फैराडे। फैराडे की वैल्यू कितनी होती है भाई? 96500। 00257 13 19, कितना आ गया? 19300। कहाँ है भाई? या 1.93 इंटू 10 की पावर 5, ये समझे? आगे बढ़ जाए, देखो इसका बता। फिर ऑन इंक्रीजिंग टू टेम्परेचर, ये सॉल्यूशन का है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, बताओ क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे KH बढ़ता है क्या? टेम्परेचर बढ़ाने पे एट कांस्टेंट प्रेशर हेनरी लॉ कांस्टेंट बढ़ता है। हेनरी लॉ कांस्टेंट बढ़ने से क्या होता है? सब हेनरी लॉ कांस्टेंट बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हेनरी लॉ कांस्टेंट बढ़ता है, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो इसको, बस में 1 मिनट में आया, तुम इसको सॉल्व करो। चलो भाई, आगे सॉल्व कीजिए। सॉल्व किए आपने? क्या कह रहा है? व्हाट विल द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, उसका फॉर्मूला दिया, which is dissolved in 50 ग्राम acetic acid to decrease its freezing point by this। चलो, हमसे डेल्टा TF दिया हुआ है। डेल्टा TF क्या होता है भाई? KF इंटू एम। डेल्टा TF कितना है? 1.5। चलो, KF है 3.9 इंटू मोलेलिटी। मोलेलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसका मोलार मास बताओ भाई, कितना होगा मोलार मास? 12 6 72 प्लस 8 16 6 96, 176, करेक्ट। चलो, मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास है 176 अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है ये एसिटिक एसिड, किस में रखा जाता है? केजी में, तो ग्राम में है तो अपॉन 1000। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका मास आ जाए। ठीक है, अब तो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसको उधर लेके चले जाओ। क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 75 अपॉन 1000 इंटू 176, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा? और अपॉन में भी 3.9 आ जाएगा। ठीक है,
अब इसको 25 से पहले छोटा कर लो, 3 टाइम्स आएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 वन जा 3, 3 3 जा। अब इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 6 जा 90, 0 आ गया, 105 9, 115 114 4, 11 आया, तो 15 और 11 16 10 26, कितना है 26, यहाँ पे डेसिमल लग गया, 13 चौका, मतलब 264 अपॉन 52, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। शायद ये आएगा, आप सॉल्व। चलो आगे बढ़। चलो इसका आंसर बता दो। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर देयर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड कंप्लीटली बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से हम किसको सेपरेट कर नहीं कर पाते? जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं ना, जो क्या होते हैं, जो नॉन आइडियल सोल्यूशन शो करते हैं। करेक्ट। चलो ढूंढो भाई इसमें कौन है, बताओ। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, ये तो आइडियल सोल्यूशन। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन। बेंजीन टॉल्यूइन क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन। H2O और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड क्या शो करता है? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में भी क्या पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव? नॉन आइडियल और ये शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। मैंने एक शॉर्टकट बताया था आपको, उस शॉर्टकट को आप याद रखें, वैसे ही आप निकाल लें। कोई भी एसिड दिख जाए, बेस दिख जाए, ईथर आ जाए, जनरली वो नॉन नेगेटिव डेविएशन ही शो करता है। और जो आइडियल सोल्यूशन वो एक जैसे होमोलोगस टाइप होते हैं, जैसे हेक्सेन, हेप्टेन, ब्रोमाइड, क्लोराइड, बेंजीन, टॉल्यूइन, ऐसे होते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्या बना रहा है? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये शो करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। करेक्ट। एजियोट्रोप क्या होते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं, जिनका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम होता है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं, जिसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, चाहे किसी भी तरीके से ना, तो चाहे डिस्टिलेशन हो चाहे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो, इसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है। और एजियोट्रोप क्या होते हैं भाई? ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं ना, जिनका कंपोजिशन सेम होता है। मतलब एजियोट्रोप के बारे में लिखे होगा ना सर, कि इनका कंपोजिशन जो होता है लिक्विड और वेपर फेज में भी सेम। चलो आगे बढ़ जाए। चलो इसका आंसर बता दो। ये तो आसान है, बहुत सारी चीजें आप, ये तो केमिकल केमिकल काइनेटिक्स जो सबसे इजी चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, इसका आंसर बता दें। पहले थोड़ा कॉमन सेंस लगाना एग्जाम में, जबरदस्ती एक दो ऑप्शन हो सकता है डायरेक्ट मिल जाए। तो ये T99 और ये कितना है? T99.9। T99 को ज्यादा टाइम लगेगा रिएक्शन कंप्लीट होने की, T99 हमको पता है 99.9% को ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये ज्यादा टूट रहा है ना, क्योंकि ये ज्यादा टूट रहा है, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्म कर रहा है, रिमेनिंग कम बचेगा। तो पहला लॉजिक ये है कि T99.9 अब अगर मैं कहूँ ये जो y की वैल्यू है, अगर मैं T99 अपॉन T99.9, तो इधर बचेगा y, और ये वैल्यू इससे बड़ी है तो y1 से छोटा होगा, तो y1 से छोटा होगा तो ये दोनों तो होंगे नहीं। ठीक। अब बचे वो, अब आप शाक से चाहे तो निकाल सकते हैं, ये आंसर आएगा। अगर आपको याद है तो ये आंसर टिक कर सकते हैं, अगर याद है तो। नहीं तो आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ जाएगा। T99 क्या लिखोगे? 2.303 अपॉन के इनिशियल 100, 99% टूट गया तो बचा एक। और क्या होता है लॉग 100? कितना होता है भाई? लॉग 100 होता है 2 ना, तो आंसर आ गया, देख रहे हो, 2 आ गया, 2 पहले ही दिख गया। और T99.9 क्या होगा? 2.303 बाई के,
लॉग बेस 10 T99.9 इनिशियल 100 था, बचा कितना 0.1, ये 1000 हो जाएगा। करेक्ट? कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा ना। लॉग 1000 कितना होता है भाई? लॉग 1000 तो 10 की पावर 3, तो लॉग 1000 तो 3 होता है, 10 to 3। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो 2/3 आ रहा है ना। अगर आपको याद है, नहीं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। कुछ चीजें और जैसे ये आपको याद रखनी, जैसे T99, तो ये होता है 2T90 के बराबर ना। और एक होता है T99.9, ये होता है 3T90 के बराबर। और एक होता है T99.99, ये होता है 4T90 के बराबर। ये भी आपको याद याद है। वो जितने 9 है उतने ही टाइम्स है। 3 9 तो 3 टाइम्स, 4 9 तो 4 टाइम्स ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो भाई इसको बता दो, बता दो क्या कह रहा है। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कह रहा डिपेंड्स करता है कंसेंट। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? जैसे कोई रेट ला लिखा गया है, मान लो कोई रिएक्शन है A+B, मान लो प्रोडक्ट है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। ऑर्डर तो 1 होता है लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है ना। क्या होती है? इसका रेट अगर हम पहले ऐसे लिख लिया, मान लो मैं इसका रेट ला ऐसे पहले ऐसे लिखा, ये कब ऐसा होगा? जब एक रिएक्टेंट एक्सेस में होता है। क्या होता है? एक रिएक्टेंट किसमें होता है? एक्सेस। हमने मान लिया किसको, मालूम मान लिया हमने ए जो है वो एक्सेस में है। किसमें है? एक्सेस में। जब वो एक्सेस में होगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा है ना, तो ये कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी। जब बहुत ज्यादा है तो उससे कोई कांस्टेंट बन जाएगा, तो k इंटू ए, ये पूरे को हम कांस्टेंट मान लेंगे। और साथ में क्या बचा? सिर्फ हमारा b। हम इसको सिर्फ k डैश मान लेंगे, k डैश इंटू बी। ये जो k डैश है यही है रेट कांस्टेंट। यही क्या है आपका? इसी k डैश को हम रेट कांस्टेंट बोलेंगे, किसका? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। और वो k डैश किसके बराबर है? वो k डैश है k टाइम्स एक। वो k डैश किसके बराबर है? k टाइम्स एक। अब ऑप्शन पे आते हैं, डिपेंड्स ऑन द। तो हमारे जो रेट ला के इक्वेशन है, रेट ला में सिर्फ वो बचता है जो एक्सेस में नहीं है। रेट ला के इक्वेशन में रेट ला में कौन बचता है? रिएक्टेंट जो एक्सेस में नहीं है। अगर हमसे पूछता है रेट ला किस बात, रेट ला उस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा जो एक्सेस में नहीं है। और रेट कांस्टेंट उस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा जो एक्सेस में है। डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट परसेंट इन एक्सेस, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। इंडिपेंडेंट, पहला ही सही। इसी बात पर डिपेंड है। रेट हमसे पूछा क्या? वैल्यू ऑफ रेट कॉस्ट, रेट कांस्टेंट पूछा है, रेट नहीं पूछा। तो रेट कांस्टेंट तो के डैश है, के इंटू ए, क्योंकि एक्सेस में था इसीलिए हमें इसको भी एक हमने कांस्टेंट मान लिया। समझ गए? तो डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, नहीं ये रेट होता तो ये सही होता। वो रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। समझ गए? आगे बढ़े। चलो इसका बता दो, ये भी तो आसानी है, इसमें क्या है? कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30%, मतलब हमें T30 दिया हुआ है। अच्छा, टाइम दिया है कितना? उसको टाइम लग रहा है 40 मिनट। 2.303 बाई के, कितना कंप्लीट होने में? 30%। तो इनिशियल कितना मानते हैं? 100। अगर प्लस 30% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? 70%। तो यहाँ से आप के निकाल लेंगे। और हमसे पूछा क्या है? टी हाफ। टी हाफ होता क्या है? 0.69 अपॉन के। छोड़ दें, आप पे एक जीरो हटा दो यहाँ से, तो आप सॉल्व कर लोगे। के उधर कर दो, के उधर कर दो, नीचे आ जाएगा 2.303/40। लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग 10 बेस्ट, ये बेस 10 होता है, ध्यान देना, मैं ना लिखूं तो भी वो 10। लॉग बेस 10 माइनस लॉग 7। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे
log 7 कितना होता है? log 6 तो पता है, log 2 + log 3 0.77। log 7 कितना होता है? अप्रोक्स 0.84 या 0.85 के आसपास होता है। आप इसको सॉल्व कर लें, अप्रोक्स में ही निकाल लो। अगर वैल्यू नहीं दी है log 7 की तो उसके आसपास की वैल्यू से एडजस्ट करके थोड़ा बहुत निकाल लो, कोई मसला नहीं है। इसको आप सॉल्व कर लें, फिर लाके यहाँ रख दें, हाफ लाइफ आ जाए। अब जो भी आए आप सॉल्व कर लेना, उसको आपको सॉल्व करना है, फिर लाके यहाँ रख देना, या उसी को डायरेक्ट लाके यहीं पे रख दो तब सॉल्व कर। 0.69 कैसे आता है? 2.303 इंटू 0.3 से आता है, ठीक। ए की वैल्यू उधर है कितनी? 2.303 इंटू 0.15 इंटू 40 ऊपर चला गया, देखो ये इससे कैंसिल हो गया। कितना आ रहा है? अब आप सॉल्व कर लो भाई, कितना आ रहा है देख लो। 0.15 आ रहा है, ये है 0.3, तो 2 आ रहा है। मैंने अप्रोक्सीमेशन में निकाला है तो मेरा 80 आ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़े, अब कौन सा ऑप्शन होगा फिर? 80 के पास कौन है? 80 के पास कौन है? ये वैल्यू देख लेना है, थोड़ा चेक कर लेना तो एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, बस आप ये वैल्यू चेक कर लेना तो आपका एग्जैक्ट दिख जाएगा भाई आंसर क्या, ठीक है। आगे बढ़े, अगर ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी मुझे लग रहा है कम होगी तो ये आंसर ये आ जाएगा, अगर थोड़ी सी ज्यादा होगी तो वो आ जाएगा। मुझे जहां तक उम्मीद है ये वैल्यू थोड़ी सी कम होगी इससे, तो थोड़ी सी कम होगी तो ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा आएगी, जब थोड़ा ज्यादा आएगी तो डिनोमिनेटर थोड़ा ज्यादा हो, थोड़ा ज्यादा होगा तो शायद ये आएगी, ठीक है। आप एक बार log 7 एग्जैक्ट रखिए, चेक करें, आप एग्जाम में दी रहेगी वैल्यू, टेंशन मत लो। चलो इसका बता दो, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, दो अलग अलग कैलकुलेट ऑप्टिवेशन एनर्जी, क्या फार्मूला है भाई? log base 10 K2/K1 क्या है? ये अपॉन 2.303 R। इस रिलेशन में रख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके एक्टिवेशन एनर्जी आएगी। K2 कितना है? ये K1 कितना है? ये 0.09 अपॉन 0.03 कितना हो जाएगा? log 3। अरे ये K2 है तुम्हारा और ये K1, तो रखोगे तो log 3 ही आएगा। ये अपॉन 2.3 आर के फॉर्म में ही निकाल लो, बाद में रख देना है, मुझे आंसर एक्चुअल में जूल में पूछा होगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू 8.314 रखना पड़ेगा। 1/500 माइनस 1 बाई, तो आप थोड़ा बहुत सॉल्व करें, 700 माइनस 500, इसको थोड़ा सॉल्व करें, कितना आएगा? इसको 200 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 500 इंटू 700, 2 0 हटा दें, कितना आया? 3500, मतलब 2/3500, मतलब 1/1750 आर। तो 1750 उधर चलती है किसके साथ? log 3, कितना होता है? 0.47 इंटू 1750 इंटू 2.3 ले लेना, 0.3 हटा देना, आर की वैल्यू 8.3 लेना, और आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्योंकि हमने थोड़ा सा राउंड किया, तो इसको हाफ ले लेना, क्या कर लेना? हाफ। हम थोड़ा ज्यादा ले रहे, हाफ करोगे तो ये वैल्यू फिर आधी हो जाएगी। मैं अप्रोक्स में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 875, शायद ये आता हुआ, क्योंकि दिख रहा है ना, 16 वही बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू वही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है तो वही आ रही है, समझ गए? देख लो, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी ना, तो इसमें तो कोई है नहीं, छोटे छोटे में बड़ी तो यही एक ही है। वो जूल में है, किलो जूल में करोगे 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक है। चलो इसको बता दो, ये भी आसान, बस आपको इक्वेशन से कंपेयर करना है, बताओ क्या होता है भाई। क्या दिया हुआ है? log base 10 k इज इक्वल टू log base 10 a माइनस ये अपॉन क्या होता है रिलेशन? 2.303 R इंटू टी, यही होता है।
अब इसी कुछ फॉर्मेट का है, लॉग के लॉग ए माइनस ये 1/t के साथ जो हमारा है, 1/t के साथ क्या है हमारा, ये अपॉन 2.303 इक्वल कितना लिखोगे, 3.75 × 10⁻⁴ बस इस पूरे को ले जाके मल्टीप्लाई कर। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ भी किसमें है, जूल में, इसमें है जूल में। बहुत बड़ी वैल्यू है, देखो 10⁻⁴ में ये है 3, 3 दूनी 6, 8, हाँ, 4 है, 8 है, 64, शायद ये आएगा, सॉल्व करके देखना तो, शायद मुझे लग रहा है यही आ रहा है। आर की वैल्यू 8.314 रखी, ठीक है, तो 8 मान लेंगे, 8 4 32, 32, 64, हाँ उसी के आसपास आ रहा है, सही है। अच्छा है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये बेस 10 तो है ही नहीं, यहाँ पे मैंने बेस 10 मान के सॉल्व किया, एग्जाम में मेंशन रहेगा वो बेस 10 है, या एक्चुअल में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम उसको बेस ई ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, तो एक आप ये वाला मैच अगर कर जाएगा जिसका मतलब बेस 10 ही है, अगर समझ गए। वैसे भी अगर बेस ई भी होगा तो भी मैंने सबको क्या किया है, बेस 10 में यहाँ पे 2.303 तभी आएगा जब यहाँ बेस 10 होगा, अदरवाइज यहाँ पे 2.303 नहीं आता, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या कह रहे हैं, कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज इतना एट इतना केल्विन, concentration of N2O5 after 60 minutes was इतना, calculate the rate constant फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बताओ कैसे सॉल्व कर, रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे बताओ, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, मैं आया 1 मिनट। हाँ आ गया भाई, तो सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो सबसे आसान क्वेश्चन है आपका, सीधा सीधा फार्मूला लगाना, तो क्या फार्मूला होता है किएगा बताओ, 2.303 लॉग A0/80, यही तो होता है, इनिशियल अपॉन कितने टाइम के बाद वो बचा, बस ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। टाइम कितना है भाई, टाइम कितना है, ये देखो ऑप्शन में देख लो पहले, मिनट इनवर्स है मतलब मिनट में ही रखना है, मतलब 60 है, तो सीधा फार्मूला, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, ये तो सीधे फार्मूले में रखना था, इसमें कुछ था ही नहीं, और अपॉन क्या है 0.2 इंटू 10⁻⁻², इसको हटा दो यहाँ से, 0.2 से डिवाइड कर दो, ऊपर 20 आ जाएगा, ये 2.303/60, लॉग 20 कितना होगा भाई, तो डिवाइड करोगे 20, लॉग 20 होगा लॉग 10+2, लॉग 10 1, 2 0.3 मतलब 1.3, तो डायरेक्ट कर दिया,
अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 13 3 39, 13 3 39, 29/60। 2 पॉइंट मतलब 2.3/60 कुछ ऐसा आ रहा है ना। कितना रही आ रहा है, 2.99 है। 2.99 का मतलब 2.99 का मतलब अप्रोक्स ये 3 ही है, 3/60 मतलब 1/20, 0.05 के आसपास यही ऑप्शन। 0.049 वही आ रहा है, ठीक है। ये तो सीधा फार्मूला बेस्ड था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। चलो आगे बढ़ जाए। चलो फटाफट सॉल्व करो। इसका आंसर बताओ भाई। इसका आंसर बताओ विच ऑफ। चलो, थ्योरी का क्वेश्चन है, पढ़ो अच्छे से। इसको अच्छे से पढ़ो और बताओ क्या है। इसको पढ़ो अच्छे से, जल्दी करो, टाइम खत्म हो रहा है। हमारे पास 20 मिनट है, 20 मिनट में हमें 17 क्वेश्चन अभी हैं इसको लेकर, इसके बाद 16 और, मतलब एक। अब फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोलिजन ऑफ एटम, चलो। कोलिजन थ्योरी दो चीज कहती है, या तो प्रोडक्ट बनने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है उनको एज अ सॉलिड इस पे ट्रीट करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। ये सब चीजें आपको बताओ, चलो आगे बढ़ते हैं। कोलिजन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स possessing the sufficient threshold energy results into the product of formation। सही है भाई। लेकिन मिनिमम एनर्जी जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विद सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। एंड पावर, पावर का तो कोई जिक्र ही नहीं, ये मसला है। चलो इस पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। इट कंसिडर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और एटम्स टू बी हार्ड स्फीयर एंड इग्नोर्स देयर स्ट्रक्चर फीचर्स। यस, सही बात। A number of effective collisions determine the rate of reaction। सही बात। जो इफेक्टिव कोलिजन होंगे, ढेर सारे कोलिजन होंगे, सब इफेक्टिव थोड़ी होते हैं। कई बहुत ढेर सारे कोलिजन होंगे मिलियंस में, तो उसमें जो इफेक्टिव कोलिजन होगा वो क्या करेगा, डिटरमाइन द रेट ऑफ। ये भी सही बात। तो गड़बड़ कौन सा है, तो पहले ही मिल गया था गड़बड़ी। वो एनर्जी की बात करता है, पावर ओवर की बात थोड़ी करता है। आगे बढ़ते हैं। चलो ये भी थ्योरी है, फटाक से सॉल्व करो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, डेफिनेशन में पहली लाइन यही लिखते हो। फिर दूसरी क्या लिखते हो कि ऑर्डर जीरो भी होता हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती। ना फ्रैक्शन में हो सकती है कि एक कोई मॉलिक्यूल एक करेगा या तो एक करे, या तो ऐसा नहीं आधा करेगा आधा नहीं करेगा, ऐसा तो होता नहीं। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। चलो ये दो सही हो गए। हमसे पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ऑर्डर इज अप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। सही बात है, दोनों के लिए अप्लीकेबल है। हम ऑर्डर एलिमेंट्री के लिए भी निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी निकालते हैं, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी कहाँ है भाई। अच्छा डी चेक करें, ए बी सी यहाँ पे भी है, ए बी सी डी भी। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो हमें उसकी मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। उस मैकेनिज्म में जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उससे हम उस रेट लॉ को डिफाइन कर रहे होते हैं। Molecularity of the slowest step is same as the order of the overall reaction if slowest step does not contain any intermediate। ये भी सही कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी जो होती है स्लोवेस्ट स्टेप की वो सेम होती है, किसके, जो ओवरऑल ऑर्डर आता है जो हम डिराइव करके निकालते हैं। इफ, लेकिन वो कब ऐसा होगा कि जब उसका जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसका कोई डज नॉट कंटेन एनी इंटरमीडिएट। जब उसका स्लोवेस्ट स्टेप कोई इंटरमीडिएट ना हो, वही सीधा सीधा, तब ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ गए। इसीलिए हमारे पास चौथा ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, टाइम कम बचा है। स्लोप बिटवीन लॉग ए माइनस एक्स वर्सेस टी का ग्राफ। पहले बताओ के का फार्मूला क्या होगा। लॉग ए माइनस एक्स का मतलब जो रिमेनिंग कंसेंट्रेशन, लॉग बेस 10 ले लेता हूं मैं,
क्योंकि यहाँ पे देखो 2.303, इसका मतलब बेस 10 ही होगा। इनिशियल को मैंने ए माना और रिमेनिंग क्या लेते हैं, ए माइनस एक्स, क्योंकि ए माइनस एक्स ही लिया है। बस उधर केटी कर दो, नीचे क्या कर दो, 2.303 नीचे कर दो। इधर क्या बचेगा, लॉग एम अपॉन एन। क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। इसको उस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले आओ, तो क्या बन जाएगा मेरा, लॉग उस तरफ गया है माइनस एक्स, ये इस तरफ आ गया, इस तरफ आया तो माइनस हो गया। के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग बेस 10 ए। तो ग्राफ किसके बीच है, लॉग ए और टी के बीच। ये है लॉग ए माइनस एक्स, ये वाई है, और ये एम एक्स है, और ये सी है। स्लोप क्या है हमारा, स्लोप है हमारा जो टी के साथ है, टी के साथ क्या है भाई, माइनस के अपॉन, ये हमारा स्लोप। देख लो, ये हमारा स्लोप है। आगे बढ़े, देख लो, बस उसी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके निकाल लेना। चलो भाई, ये सोल्यूशन का फार्मूला बताओ, कौन सा फार्मूला करेक्ट है। पहला करेक्ट है नहीं, पहला तब करेक्ट होता है जब यहाँ मोलार मास होता है, इसका मतलब ये रॉन्ग। ये भी तब करेक्ट होता है जब यहाँ मोलार मास होता है, ये भी इनकरेक्ट। यहाँ ये कब करेक्ट होता है, जब ये ना होता है, क्योंकि लेटेंट हीट ले लिए ना। तो जब इंथैल्पी लोगे तो ऊपर मोलार कैपिटल एम आएगा, मोलार मास। जब लेटेंट हीट लोगे तो मोलार मास नहीं आएगा। तो देखो, इसका मतलब हमारा करेक्ट कौन है, सेकेंड। समझ गए, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़े, चलो इसका बता दो भाई क्या है। Want of vector for 0.1 molar barium nitrate solution is the degree of, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला क्या होता है भाई, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अल्फा पूछा है हमसे, आई की वैल्यू दी हुई है कितनी, एन की वैल्यू क्या होगी, इसको तोड़ोगे तो कितने बनेंगे, दो ए और एक ये, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 3। दो नाइट्रेट एक बेरियम, तो 3 - 1। अगर परसेंटेज दिया है तो इंटू क्या कर दो, 100। सॉल्व कर लो, कितना आया, 1.74 अपॉन 2 इंटू 100। 2 से डिवाइड करो, 2 × 16, 2 × 14 इंटू 100। 0 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो 0 पॉइंट है तो कितना परसेंट है, 87। इसका कोई काम नहीं, मतलब उसका काम करेगा। कितना आ गया, 87। कहाँ है 87। तो डायरेक्ट सीधा सीधा फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ये भी फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कर, बताओ। What will be the freezing point of 0.2 molar aqueous solution of magnesium bromide if salt dissociate? कितना परसेंट टूट रहा है। चलो, डेल्टा टी एफ का फार्मूला पहले बताओ। डेल्टा टी एफ होता आई इंटू के एफ इंटू एफ। पहला काम तुम्हारा ये निकाल, क्योंकि वो 40% टूट रहा है, कितना। तो मैं पहले अल्फा वाला फार्मूला लगाऊंगा, आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अल्फा है 40%, मतलब 40/100। आई मुझे निकालना है, कौन टूट रहा है, Mg Br2। Mg Br2 अगर पूरा n की वैल्यू क्या आएगी, दो ब्रोमीन एक मैग्नीशियम, तो 3 आएगी n की वैल्यू। सॉल्व करो, 0 से 0 हटा दो, 2 गया है उधर, 2 4 8, 8/10। 8/10 का मतलब 0.8, -1 उधर जाके प्लस होगा, +1 हो गया। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए आपकी, आई की वैल्यू होगी 1.8। बहुत फास्ट मतलब नहीं, जल्दबाजी में कर रहे हो, गलत हो गया। डेल्टा टी एफ की वैल्यू, आई की वैल्यू 1.8 आई। के एफ की वैल्यू कितनी है, के एफ है ये 1.86। मोलेलिटी कितनी है, 0.2 मोलल। 18 2 36, 0.36 इंटू 1.86। सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आंसर, बस माइनस साइन लगा देना। क्यों, ये डेल्टा टी एफ, ये डेल्टा टी एफ है, हमसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो डेल्टा टी एफ होता क्या है, 0 - टी ना। तो माइनस इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तब यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस डेल्टा, क्योंकि फ्रीजिंग होता है 0 पे ना। बस यहाँ माइनस साइन लग, जो आंसर आएगा उसी में माइनस साइन लगा देना। बस इसको आप सॉल्व कर लें, इसकी वैल्यू 1 से ये तो कभी नहीं आएगी, इसी तीनों में से कोई एक आ जाएगी, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लें, जो भी आ जाए, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, चलो इसको सॉल्व करो।
इसको सॉल्व करें भाई, फटाक से सॉल्व करें इसको। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, प्योर का मतलब पी नॉट ए दिया ऊपर। पी नॉट ए कितना है? 440। पी नॉट बी कितना है? 720। और हमें पीटी दिया हुआ है, पीटी कितना है? 580। हमसे पूछा क्या है? मोल फ्रैक्शन बताओ लिक्विड का इन वेपर फेस। इस साल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेपर फेस। मतलब उसको हम वाई ए से डिनोट करते हैं। वाई ए होता क्या है? पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन क्या होता है भाई? पी नॉट, अच्छा पीटी होता है ना, पीटी तो दिया हुआ, डायरेक्ट पीटी लिख लो। अपॉन पीटी, यही होता है फार्मूला ना। क्योंकि पीटी हमें गिवन है क्वेश्चन, लेकिन हमें एक्स से नहीं पता। पी नॉट ए पता है, एक्स से नहीं पता, तो हमें लगाना पड़ेगा राउल्स लॉ। पीटी बराबर क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हमें चाहिए क्या? एक्स ए। तो मैं, हमें पता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है भाई? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन पी नॉट ए कितना है? 440 इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी कितना है? एक्स बी को क्या मैं लिख सकता हूँ? 1 - एक्स ए, सबको पता है। क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू 1 होगी। सॉल्व करो इसको। 580 440 इंटू एक्स ए प्लस 720 से मल्टीप्लाई कर दो। 720 माइनस 720 इंटू एक्स ए। 720 उधर गया, 440 जाके माइनस होगा, कितना बचेगा भाई? 280 बचेगा क्या? चार बार, हाँ 280 एक से बचेगा। और इधर आके माइनस होगा। 720 से 600 गया, 120 मतलब 140 बचा। 140 बता तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई? कैलकुलेशन देख लो, सही है ना? चेक कर लो, बस अब मैं यहाँ रख रहा हूँ। अब देख लो, सही निकाला है ना मैंने? 440 इंटू एक्स ए 0.5 अपॉन पीटी। पीटी कितना है भाई? सॉल्व करो इसको, आधा कर दो। 220 वन 580 कितना आया है? 580। जीरो से जीरो हटा दो, क्या आ रहा है भाई? मल्टी डिवाइड कर लो आप। डेसिमल लगा लो, जीरो लगा दो, कितनी बार जाएगा? डेसिमल लगाओगे, जीरो लगाओगे, 3 बार जाएगा। तो देखो, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे, इसी दोनों में से कोई एक आएगा। आप सॉल्व करके चेक कर लो, ठीक है? इसी दोनों में से कोई एक आएगा, आप सॉल्व कर, समझ गए? पहले राउंड से लगाना था, वहां से एक्स से निकालना था, और वाइपर फेज में अगर वाई भी पूछता कि बी का बताओ, तो यहाँ पी नॉट बी एक्स भी लिखते। तो मैं एक्स ए को हटाता, फिर एक्स ए को हटाता, 1 - एक्स बी लिखता, तब मैं एक्स बी निकालता, ठीक है? चलो, अभी 10 क्वेश्चन है, चलो फटाफट बताओ, इसका आंसर बताओ। ये तो आसान है, डिफिनेशन है, बता दो। तेरा इन सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट is directly proportional to its mole fraction in the solution। सही बात है ना? Components of azeotropic mixture can be separated in pure form using fractional distillation। अभी तो पढ़े, हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, चाहे डिस्टिलेशन हो चाहे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यही रॉन्ग है। अभी पीछे क्वेश्चन आया था, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ बाइनरी वोलेटाइल लिक्विड डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ लेस वोलेटाइल। सही बात है। अगर तुम उसमें मोल मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे, किसका? जो लेस वोलेटाइल है, जो वाइपर नहीं बनाएगा, तो वाइपर प्रेशर क्या होगा? घटता ही जाएगा। एट अ गिवन प्रेशर हायर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर इज द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े। किसी गिवन प्रेशर पे अगर वैल्यू ऑफ के एच ज्यादा होगी तो सॉलिबिलिटी घट जाती है। समझ गए? आगे बढ़ जाए। चलो देखो, ये भी है ना, ये भी है थ्योरी का क्वेश्चन, मतलब तेरा बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग नॉर्मल हेप्टेन एंड इथेनॉल। नॉर्मल हेप्टेन एंड इथेनॉल क्या बनाते हैं? ये शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन या निगेटिव डेविएशन, बताओ। हम्म, बताओ भाई। नॉर्मल हेप्टेन एंड इथेनॉल क्या शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा इथेनॉल है,
जो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब उसमें हम मिला देंगे किसको, हेप्टेन को, बीच बीच में आके उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खराब कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, वीक कर देगा, इंटरेक्शन खराब हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो जैसे इंटरेक्शन वीक हुआ, तो इंटरेक्शन वीक पड़ जाने से वेपर आसानी से बढ़ जाएगा, तो वेपर ज्यादा बनेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसको हम मिनिमम बॉइलिंग एसिड बोलते हैं ना। तो चलो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। सोल्यूशन फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, ये आइडियल सोल्यूशन थोड़ी होता है। सोल्यूशन इज नॉन आइडियल शोइंग, हाँ नॉन आइडियल तो है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स, ये करेक्ट है। सोल्यूशन इज नॉन आइडियल, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन नहीं, नॉर्मल हेप्टेन्स हो, सोल्यूशन की बात चल रही, समझ गए। इंटरेक्शन वीक मतलब जो हमारा अब ए बी इंटरेक्शन होगा वो वीकर हो गया, किससे, देन ए एंड बी बी से। चलो इसका बता दो भाई जल्दी से, ये बताओ ईएमएफ ऑफ द सेल, ये है कंसंट्रेशन सेल ना, क्या है, क्या बनना है, H2, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 क्या बन रहा है, H प्लस, और H2 का प्रेशर कितना दिया हुआ है, P1, और इसका कंसंट्रेशन है 1 मोल। ये एनोड वाला है, ये क्या है, एनोड वाला ना, ये एनोड वाली सेल है, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब H प्लस से क्या बन रहा होगा, H2, और इसका प्रेशर P दिया है और इसका कंसंट्रेशन 1 मोल है। तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ लगाना पड़ेगा 2H प्लस, और यहाँ लगाना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लगाना पड़ेगा 2H प्लस, यहाँ लगाना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब N की वैल्यू है 2। ये एनोड है और ये कैथोड है। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ क्या बनेगा मुझे तो, अच्छा इधर P2 है, P2, ठीक है। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड, तो ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, ये P1 है ध्यान रखो, और ये है 1 मोलार। लेफ्ट को लेफ्ट साइड ऐड कर दिया मैंने, राइट को राइट साइड, 2H प्लस बना, ये भी 1 मोलार है, और राइट में कौन है, H2, ये कितना है, ये है P2। और ये कंसंट्रेशन सेल है, क्या है, हमको पता है ये कंसंट्रेशन सेल है, जिसमें इलेक्ट्रोड सेम होते हैं, सेम इलेक्ट्रोड है। कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल 0 होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के बने। अब बताओ ई सेल क्या आएगा, ई नॉट सेल 0 है, -0 आर टी बाई एफ के फॉर्म में, चलो तो आर टी बाई एफ ही के फॉर्म में लिख लो, हम भी लिख लेते हैं। आर टी बाई एन एफ होता है, एन की वैल्यू यहाँ से कितनी है, एन की वैल्यू 2 है, तो आर टी बाई एन एफ, आर टी बाई 2 एफ, और लॉग लिखेंगे, यहाँ पे 2.303 पे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एल एल के फॉर्म में, चलो आर टी बाई 2 एफ लॉग क्यू, क्यू में क्या होता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है, ये दोनों, ये इसमें कौन है भाई, P2 ऊपर आएगा, ये तो 1 है ना, और उधर रिएक्टेंट में क्या आएगा, P1 आएगा, माइनस साइन एडजस्ट कर दो, P1 P2 ऊपर नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एल का मतलब लॉग बेस ही है, ध्यान देना, तो P1/P2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर। ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाते, तो तुम्हें पता है कि ये नॉट सेल 0 आएगा, ठीक, ये तो पता है ना। ये है लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब है कि ये डिनोमिनेटर में है, P2 कहाँ है, राइट में, ये न्यूमरेटर में है, डायरेक्ट भी सकते थे, P2 न्यूमरेटर में, P1 डिनोमिनेटर में, यहाँ बाहर माइनस रहेगा तो इंटरचेंज होके पॉजिटिव आना है, समझ गए, इंटरचेंज हो जाएगा। कभी कभी ये क्या होगा, उल्टा दिया जाएगा, ये दिया रहेगा 1 ATM, ये दिया रहेगा C1, ये दिया रहेगा C2, ये दिया रहेगा 1 ATM, तो कंसंट्रेशन के फॉर्म में होगा, ये पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में, यही फार्मूला सेम आएगा, बस C2/C1। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, क्या हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ई सेल पॉजिटिव चाहिए, ई सेल पॉजिटिव कब आएगा, किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए एनोड का, तब जाके रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर कंसंट्रेशन के फॉर्म में होता है तो कंसंट्रेशन कैथोड, इधर C2 आता है, उल्टा आता है इसका, तो कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए एनोड से, ताकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। दो तरीके से पढ़ते हैं हम, चलो आगे बढ़े, चलो इसका बता दो भाई, इसका बता दो, क्या कह रहा है, एटा सेट क्वेश्चन पढ़ लो।
At a certain temperature, 40 gram of glucose in 1 liter of its solution has osmotic pressure of 5 atm. If the osmotic pressure of the other solution is 2 atm at the same temperature, what would be it? पहले बताओ पाई क्या होता है? CRT, क्योंकि पाई की कोई जिक्र ही नहीं। वैसे भी ग्लूकोज है तो आई बनी होगा, ठीक है। पाई किस बात पे? आरटी तो सेम ही है। आरटी सेम है। हटा दो। कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वैल्यूम। वैल्यूम भी कितना है सबका दोनों का? 1 लीटर, तो वैल्यूम भी हटा दो। तो हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर आया Phi 1/P2, वो क्या आया? N1/N2। ठीक है। पूछा क्या है? अच्छा, हमसे कंसंट्रेशन पूछा है। हमसे कंसंट्रेशन ही पूछा गया है, ठीक है, ठीक। पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 5 atm। दूसरे का कितना है? 2 atm। ठीक। हमसे C2 पूछा है। C1 क्या होगा भाई? ग्लूकोज है, ग्लूकोज का N/V। C1 क्या होगा? N1/V। N1 क्या होता है? मोल्स। मोल्स अपॉन मोलार मास 180। वैल्यूम है 1 लीटर, तो रख दो। तो यहाँ 45 और नीचे कितना आ जाएगा? 180। तो C2 गया उधर। 5 9 जा 9 2 जा 18। 9 2 जा 18। 18/180 वाया 1/10। 1/10 होगा 0 पॉइंट। सही है ना? देखिए, क्योंकि हमें C1 निकाल लिया मोल्स अपॉन वैल्यू, ठीक है, और हमसे C2 पूछा था, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का दिया था, तो हमने फट से निकाल लिया। चलो इसका बता दे, तो डी ब्लॉक का क्वेश्चन। करेक्ट। सर विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट? करेक्ट। K2MnO4 एंड KMnO4 कलर्ड होते हैं ड्यू टू ड्यूटी ट्रांजिशन। नहीं, ये रॉन्ग है। यहाँ पे होता है लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर से। यहाँ पे कोई डीडी ट्रांसफर, यहाँ कोई डीडी ट्रांजिशन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है? जो ऑक्सीजन का जो 2p इलेक्ट्रॉन है, वो मैंगनीज के 3d में जाता है। उसी को बोलते हैं लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर्ड। क्योंकि KMnO4 में तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अनपेयर्ड जीरो है ना। तो इसका मतलब पहला क्या है? इनकरेक्ट पूछा है। इसका मतलब पहला इनकरेक्ट। अच्छा, ये यहाँ पे अच्छा ढेर सारे ऑप्शन। इन अ बेसिक मीडियम V2O4 फॉर्म्स VO2 पॉजिटिव। नहीं, VO2 पॉजिटिव तो नहीं बनाता। VO2 पॉजिटिव V2O5 बनाता है। V2O5 वो भी एसिडिक मीडिया। ये बेसिक मीडिया में नहीं, ये नहीं बनाता। ये तो रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग। ये भी रॉन्ग। ये एसिडिक मीडिया में बनाता है, लेकिन ये नहीं बनाता है। बनाता है VO+2 बनाता है एसिडिक मीडिया में। ये तो बनता है V2O5 से, जब एसिडिक मीडिया में। ठीक। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म सिलाइड ड्यू टू देयर कंपेरेबल साइज। हाँ, ये तो करेक्ट। ये करेक्ट। एलॉय वही बनाते हैं जिनकी साइज में बहुत 15 से 20% के आसपास का डिफरेंस हो। जब मतलब 5 10, मैं तो मैक्सिमम 20 तक चल जाएगा, उससे ज्यादा डिफरेंस पे वो एलॉय का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। सही ना? 3D सीरीज आयरन मैग्नीज कोबाल्ट कैन फॉर्म मिक्स्ड ऑक्साइड। सही बात, ये मिक्स्ड ऑक्साइड बनाते हैं कौन? आयरन भी, मैग्नीज भी है, कोबाल्ट भी। क्यों? कोबाल्ट प्लस 2 में भी पाया जाता है और कोबाल्ट प्लस 3 में भी पाया जाता है। कोबाल्ट प्लस 2 में कब पाया जाएगा? CO। और ये कब पाया जाएगा? CO2O3 में। ये सब मिक्स्ड ऑक्साइड बनाते हैं तीनों। इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो हमसे पूछा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है ये भी। आयरन मैंगनीज कोबाल्ट बनाते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड, है ना। जैसे आयरन है, आयरन का तो आया हो Fe3O4 पढ़ते हो ना, किसका मिक्सचर है भाई ये? FeO+Fe2O3। सेम देखो, ऐसे ये भी अगर मिक्स कर दो, समझ गए? मैंगनीज के भी पाए जाते हैं। आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है मुझे। चलो इसको, लेकिन इसको करने में बहुत सारी चीजें तुम्हें आ जाएंगी। इसमें ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन शायद देखते हैं सॉल्व करके, क्योंकि ऐसा लग रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज shows द ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल। अगर मैं जो आयन टाइन लगा है ना, सबसे पहले मैं देखता हूँ, मुझे बताओ ये क्या करेगा। ये है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, तीन सिमेट्रिकल बाइडेंटेट कभी जीआई नहीं करते, ये ओनली ओआई करेगा। ये क्या करेगा, सिर्फ ये जी आई नहीं करेगा, ओआई करेगा। ठीक, ओआई करेगा। ये वाला दोनों कर लेगा, ये जीआई तो करेगा, ओआई कौन सा फॉर्म करेगा, इसका सिस फॉर्म। इसका सिस फॉर्म ओआई करेगा, ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। ट्रांसफॉर्म में सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जिंक एक टेट्राहेड्रल है, ये भी जीआई नहीं करेगा। ये तो दोनों नहीं करेगा, ना तो जीआई ना तो ओआई, दोनों नहीं करेगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ओआई कर सकते हैं जब चारों लिगेंड डिफरेंट हो और सिमेट्री ना हो। ये जो Br2 है ना, एक्चुअली में बाहर, ठीक है, ये कहाँ है, बाहर है, यहाँ पे नहीं, ये बाहर है। ठीक है, प्लेटिनम स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स ओआई करते हैं, ये जीआई नहीं कर रहा है, ये ओआई तो करता है। ओआई कौन कौन से करते हैं, M a2b2, M a2bc, M a b c d, M a3b, M a4 नहीं। ग्लाइसेनेटो, ग्लाइसेनेटो ये है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है तो ये जीआई भी कर लेगा और ओआई भी कर लेगा, दोनों कर लेगा। चलो, ये बताओ, ये करेगा। हाँ, इसका बताओ। M a3b3, M a3b3 सिर्फ जीआई करता है, और ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, फेशियल एंड मेरिट। अरे चलो, इस पे आते हैं, ये क्या लिखा है अजीब से, इस ये कंपाउंड ऐसा होगा कुछ तो गड़बड़ है, इसको यहाँ से हटा दो। चलो ऐसा कर रहे हैं, इतना है सिर्फ। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये है स्क्वायर प्लेनार, कैसे पता चला, प्लेटिनम। स्क्वायर प्लेनार M a b c d, ये सिर्फ क्या करेगा, ये ओ आई करेगा। क्या करेगा, सिर्फ ओ आई, स्क्वायर प्लेनार है ना, M a b c d टाइप। चलो, ये क्या है, M a2b, हाँ M a2b2, और ये अनसिमेट्रिकल, हाँ, ये जीआई भी कर लेगा और ओ आई भी कर लेगा। ठीक है, इसमें हमारा आंसर मिल गया, कौन सा ऑप्शन है भाई, हमारा ऑप्शन है थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अच्छा क्वेश्चन था। चलो ये बता दो, ग्राफ का क्वेश्चन, हाफ लाइफ का ग्राफ दिया, वो बता दो कौन सा सही है। हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, बताओ। इसकी हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। सबको पता है टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की पावर n-1। ये जनरल फार्मूला सबके लिए। अगर n बराबर 1 रखेंगे, वन फर्स्ट ऑर्डर, तो a की पावर 0 है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर, मतलब जीरो ऑर्डर तो नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर है। ये कौन सा ऑर्डर है, ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, और अगर मैं n बराबर 0 रखूँ, n बराबर से a की पावर -1 है, तो ऊपर चला जाएगा, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, इसके एक है। जो तुम लिखते हो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की, क्या लिखते हो, a0/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीनियर ग्राफ है, मतलब ये जीरो ऑर्डर। अगर मैं n बराबर 2 रखूंगा, क्या रखूंगा, n बराबर 2, तो 2 रखूंगा तो क्या आएगा, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो 1/a है, देखो 1/a ही, ग्राफ किसका जाएगा, टी हाफ और 1/a का लीनियर, तो इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर है भाई, सेकेंड ऑर्डर है। 102 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ जाए, बस दो तीन क्वेश्चन और है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस साल का एक्सपेक्टेड भी है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है इस साल। ठीक है, आप इसको सॉल्व करें। कह रहा है ए से बना क्या, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं ए से बना 2b + c। कह रहा है इनिशियल प्रेशर दिया हुआ टी बराबर 0 पे, तो ये 0 0 होगा। थोड़े टाइम के बाद, तो थोड़े टाइम के बाद कुछ प्रेशर कम हुआ होगा, पी यहाँ क्या आएगा, 2p, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है। ठीक, कह रहा है टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, ये टी बराबर 0 पे था, और ये एट टी। तो बताओ टोटल प्रेशर क्या है,
टोटल प्रेशर क्या आएगा, इन सबको क्या करेंगे, ऐड करते हैं ना, यही इन पूरे का सम दिया हुआ, यही ना टोटल प्रेशर है आफ्टर टाइम टी। तो क्या हो जाएगा, पी आई माइनस पी प्लस टू पी प्लस पी, तो पी से पी गया तो कितना आ गया भाई, पी आई प्लस टू पी। हमसे रेट कांस्टेंट पूछा, बताओ रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है 2.303 अपॉन टी लॉग, क्या होता है भाई, इनिशियल अपॉन आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी कितना है भाई, आफ्टर टाइम तो जो बच गया, बचा हुआ तो ये ना पी आई माइनस पी। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी है और यहाँ ला के रख देनी है, वही आंसर है। पी की वैल्यू क्या होगी भाई, ये पी आई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी टी माइनस पी आई अपॉन टू, ये हमारा पी है, इसी को लाके यहाँ पे रख देना बस। ये इनिशियल था, ये आफ्टर टाइम टी जो बच गई, तो फार्म इनिशियल अपॉन रिमेनिंग, तो हमारा आंसर आपको मिलता हुआ एग्जाम में दिखाई देगा, लॉग क्या आएगा भाई, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, पी आई अपॉन पी आई माइनस पी, और पी की जगह ये रख, इसको रखना है पी टी माइनस पी आई बाई। अब सॉल्व करो, यहाँ पे टी है, टी थ्री नहीं है, टी, ठीक है। चलो, टू पी आई देखो, डायरेक्ट कर लो, टू पी आई और फिर टू ऊपर चला जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाई होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ऊपर आएगा टू पी आई, देखो टू पी आई माइनस पी आई प्लस हो जाएगा, मतलब टोटल थ्री पी आई, और ये माइनस पी टी, ये हमारा फाइनल रेट कांस्टेंट। तो ऐसे हम निकाल लेंगे इस साल का। और एग्जाम में क्या कर सकता है, वो वैल्यू दे सकता है, इनिशियल प्रेशर इतना है, थोड़े टाइम के बाद प्रेशर इतना है, तो हमें फार्मूले में देखो पी आई और पी टी के ही फॉर्म है, तो हमें वो पी को हटाना पड़ेगा ना, तो पी आई और पी टी के फॉर्म में आंसर आ जाए। एग्जाम में आपको टाइम दिया रहेगा, इनिशियल प्रेशर दिया रहेगा और आफ्टर टाइम टी, तो हमारा आंसर कौन है भाई, पहला ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको, ऐसा क्वेश्चन वो एग्जाम में वैल्यू दी रहेगी तो वैल्यू रख देंगे आप, फट से आपका आंसर आ जाए। चलो, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये है आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जल्दी करो भाई, टाइम खत्म है। अच्छा, इसको आप सॉल्व करके बता देना, ठीक है। समझ गए, ये भी उसी तरह तोड़ा, इसको मान लेना है, मैं फटाक से बता देता हूँ, एक मिनट में, N2O5 है, ये N2O4 है, टाइम ज्यादा हो गया अभी कुछ। इनिशियल प्रेशर दिया है इसका 114, इसको 0 0 मान लेना, फिर क्या दिया, आफ्टर 20 सेकेंड प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर 133, मतलब इसको एक्स मान लो, इसको एक्स या पी मान लो, जो तुम्हारी मर्जी, इसको x/2 या पी मान लो, जैसे चलो एक्स ही मान लिया तो एक्स ही रहना। इस पूरे का सम दिया होगा, पूरे को ऐड करोगे माइनस एक्स प्लस एक्स हट जाएगा, कितना आएगा 114 प्लस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, इसके बराबर है 133, इसको ले आके माइनस कर दो, कितना आएगा बचा, 28 14 5 19, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 38, क्या आ गई, 38। हमें क्या पूछा है, एवरेज रेट, एवरेज रेट क्या होगी भाई, एवरेज रेट होगा डेल पी बाई डेल टी, ठीक है। डेल पी का मतलब कितना चेंज आया, कितने का चेंज आया भाई, डेल पी का मतलब एक्स की वैल्यू, अरे एक्स की वैल्यू यहाँ रखोगे, ये फाइनल है आपका, एक्स माइनस करने के बाद 114 माइनस एक्स, एक्स कितना है 38, तो 14 दूनी 28, कितना मन बचेगा भाई, अगर 40 माइनस कर दें तो 74, तो ये बचेगा 76। मैं बता, डेल्टा पी चाहिए, डेल्टा पी का मतलब 114 माइनस 76 अपॉन डेल्टा टी, कितने टाइम में पूछा है, 20 सेकेंड में। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, और देखो याद, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, एम एम एच जी में, और यहाँ किस में है, एटीएम। तो एम एम एच जी को एटीएम बनाने के लिए 760 से डिवाइड करोगे तब एटीएम आएगा, यही आपका फाइनल आंसर। एवरेज रेट पूछा है, एवरेज रेट डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी का मतलब, या यहाँ पे माइनस लगाओगे, माइनस वो एडजस्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं, मैंने बड़े वाले से छोटे को माइनस कर दिया, तो ये इनिशियल था, ये फाइनल, फाइनल का मतलब ये है, इसमें से माइनस करोगे, ये बचा हुआ, यानी तो डेल्टा पी और डेल्टा पी कितने टाइम में हुआ, 20,
और यहाँ पे एमएमएचजी में था, ऑप्शन में एटीएम है, तो एमएमएचजी को एटीएम बनाने के लिए 760 से डिवाइड कर देंगे, तो सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, ये तो एकदम आसान है, सबको पता है क्या आने वाला है, बताओ। जिसके साथ प्लस, जो प्लस में रहता है वो प्रोडक्ट में, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस, और जो माइनस में है वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो जिसके पास अपॉन में 2 है वो मल्टीप्लाई में होता है, जो डिनोमिनेटर में वो कहाँ होता है, मल्टीप्लाई में। कौन प्लस में है, सी और ए प्लस में। तो सी और ए हमारे कहाँ होने चाहिए, प्रोडक्ट में, तो कौन सा ऑप्शन है। और उसका कोफिशिएंट भी होना चाहिए, सी का 2 होना चाहिए, ए का 4 होना चाहिए, मिल गया ना। और डी का 3 है, ठीक है, और ए और बी का 1 है। ये रिएक्टेंट में होंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस है, मतलब ये धीरे धीरे टाइम के साथ घट रहे होंगे, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये था हमारा फाइनल, चलो खत्म हो गया। हाँ, तो ये थी हमारी पूरी कंप्लीट 12 की फिजिक्स। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सारी चीजें रिवाइज करते रहिए।